लाइट्स और तेज म्यूजिक से भरे लाइवली कैरोके बार में अचानक किसी की ऊंची आवाज शांति को तोड़ देती है। एक बंदे ने चिल्लाकर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के पास से हाथ हटा लेने को कहा। आसपास के लोग चौंक जाते हैं। किसी को दर्द में चीखते देख पास खड़ी लड़कियां दंग रह जाती हैं। सिचुएशन और एस्केलेट हो रही थी। लड़के का नाम है जिनसू हान। वो है जनरल सर्जरी स्पेशलिटी के तीसरे साल का स्टूडेंट। बिना किसी वार्निंग के जिनसू उस आदमी के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है। वो आदमी उस ब्लो के लगते ही पीछे गिर जाता है। उसकी टेबल पर रखा फ्राइड चिकन और ड्रिंक भी पलट जाती है। और ऐसे ही जिनसू ने खुद का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। अपनी गर्लफ्रेंड की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए वो गुस्से में चिल्लाता है कि उस हरामजादे की उसकी गर्लफ्रेंड पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे हुई। वो आदमी ने गुस्से से कहा कि उसमें अपने सुपरवाइजर को मारने की हिम्मत कहां से आई। क्या वो क्रेजी है? जिनसू ने भी डिटर्मिनेशन के साथ अडिग होकर जवाब दिया कि हाँ, वो क्रेजी है। वो सब कुछ सह सकता है, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो ऐसा एक्ट नहीं सह सकता। लेकिन भले ही रीजन कोई भी हो, अपने सुपरवाइजर को हिट करने के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े थे। एक सीनियर फैकल्टी डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा कि क्या उसने सही में अपने प्रोफेसर को हिट किया? वो खुद को समझता क्या है? उसे इतना क्रेजी हो जाने की क्या जरूरत थी? उसका स्पेशलिस्ट बनने का सपना यही खत्म हो गया। जिनसू प्रोफेसर को कोसते हुए अपनी लैब कोट को डस्टबिन में फेंकता है और हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकलने लगता है। और ऐसे ही उसका डार्क फ्यूचर स्टार्ट हो गया। वो दूसरे हॉस्पिटल्स ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फैमिली बैकग्राउंड ना होने के कारण उसे किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन लकी उसकी मुलाकात एक इन्वेस्टर से हुई। उसने उसे एक छोटा प्राइवेट हॉस्पिटल खोलने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी। इन्वेस्टर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि उसकी आंखें ग्रेट लोगों को पहचान ही लेती हैं, और फिर वो उसे साथ में अपना बेस्ट करने को बोलता है। लेकिन वो गायब हो गया, और साथ ही उसके पैसे भी गायब हो गए जो उसने उस आदमी पे भरोसा करके इन्वेस्ट किए थे। डिसअपॉइंटेड जिनसू जब पुलिस स्टेशन जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि सस्पेक्ट उस जगह पर रहता था जो उसने पहले सुन रखी थी। लेकिन अचानक उसके दिमाग में कुछ खटका। वो इन्वेस्टर उसके दुश्मन जिंग्यू किम का दोस्त था। यहां तक कि जिनसू के रिलेशनशिप में भी गिरावट आ जाती है जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो लोग जो शादी की बात कर रहे थे उसे भूल जाओ, क्योंकि उसने किसी और को पसंद कर लिया है। जिनसू डेस्परेटली उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसका फ्यूचर बर्बाद हो चुका था और उसकी लाइफ जैसे गटर में गिर रही थी। शराब पीते हुए वो अपनी तकलीफ को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन खाली बोतलों के बीच उससे अपनी ये मुश्किल भरी लाइफ और नहीं सही जा रही थी। वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर से यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जाने का फैसला करता है, फिर भले ही उसे उस कमीने प्रोफेसर से माफी मांगनी पड़े। जैसे ही वो प्रोफेसर के ऑफिस के आगे पहुंचता है, वो खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेता है। लेकिन ऑफिस में घुसते ही वो शॉक्ड हो जाता है। वहां प्रोफेसर और उसकी अब एक्स गर्लफ्रेंड लिपटे हुए किस कर रहे थे। किस्मत की गॉडेस ने उसका मजाक बना के रख दिया है। वो गुस्से से आग बबूला हो चुका था। उसके चिल्लाने की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। वो चिल्लाता है कि वो उस जानवर से भी बदतर प्रोफेसर को आज ही खत्म कर देगा। प्रोफेसर झिझकते हुए कहने लगा कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो लड़की भी झूठ कहने लगी कि ये तो प्रोफेसर ने उसे फोर्स किया था। जिनसू अपना आपा खो चुका था। अंधेरी सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की ही रोशनी चमक रही थी। वो एक अनजान गली से अपने घर जा रहा था। तभी एक बंदा जिसने अपना चेहरा ढक रखा था वो उसे बुलाता है। वो उससे पूछता है कि क्या वही जिनसू हान है। जिनसू कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसके पेट में खंजर आ लगा। उस आदमी ने उसके पेट में खंजर घोंप दिया था और उसे चिल्लाने का भी मौका नहीं मिलता। इसके बाद वो आदमी जिनसू को अपनी गाड़ी की डिक्की में डालकर कहीं ले जाने लगता है। सितारों से भरे आसमान के नीचे जिनसू को एक दूर दराज इलाके में किसी खड्डे में फेंक दिया गया है। वो आदमी फोन पर प्रोफेसर को बता रहा था कि उसने जिनसू को निपटा दिया है और अब वो उसे दफना देगा। वो आगे कहता है कि उसे अभी के अभी पैसे चाहिए। जिनसू भी उसकी बात सुन रहा था। वो गुस्से से सोचने लगा कि ये पक्का उस कमीने प्रोफेसर जिंग्यू किम का ही काम है। वो रोते हुए सोचता है कि वो ऐसे नहीं मर सकता। इस तरह से मरना फेयर नहीं है। ऐसे ही पहाड़ों में किसी अनजान जगह पर उसे दफना दिया जाता है और उसकी लाइफ वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। कुछ आवाज के चलते उसकी आंख खुल जाती है। एक आवाज गूंजती है कि स्पिरिचुअल आईज ओपन हो चुकी है। उसके सामने उसकी जिंदगी की एक रिपोर्ट ओपन होती है जिसमें लिखा था कि वो या तो हेवन में जा सकता है या फिर रीइंकारनेशन ले सकता है। जिनसू दंग रह जाता है और सोचता है कि वो कहाँ है। जिस हिसाब से उसे फेटल स्पॉट पे खंजर लगा था उसे तो मर जाना चाहिए था। तभी वो आवाज उससे कहती है कि वो एक नई स्पिरिट है। जिनसू कहता है कि क्या इसका मतलब वो मर चुका है। आवाज उसे बताती है कि उसके जजमेंट का टाइम आ चुका है और यहां पर यह डिसाइड किया जाएगा कि वो हेवन में जाएगा कि हेल में। चूंकि जिनसू के पॉइंट्स हाई थे तो वो बिना जजमेंट के सीधा हेवन में जा सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो रीइंकारनेट होकर नई लाइफ भी जी सकता है। जिनसू को यह समझ नहीं आता कि
हेवन जाने का या रीइंकारनेट होने का मतलब क्या है? वो आवाज उसे कहती है कि अगर उसने 30 सेकंड में रीइंकारनेशन की टिकट बाय नहीं की तो ऑटोमेटिकली हेवन की टिकट परचेस कर ली जाएगी और वो हेवन में एंटर करेगा। और ऐसे ही काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। ये देखकर जिंसू काफी कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो सोचने लगा कि हेवन में जाकर तो उसके पॉइंट्स वेस्ट हो जाएंगे। तभी टाइम बढ़ता देखकर उसने चिल्लाकर कहा कि वो रीइंकारनेट होना चाहता है। आवाज ने उसे बताया कि उसने रीइंकारनेशन टिकट परचेस कर ली है। अब उसे रीइंकारनेट होने की जगह पिक करनी होगी। उस आवाज ने कहा कि वो अपनी पिछली जॉब में एक डॉक्टर था और उसके पास काफी सारे सर्जिकल पॉइंट्स थे। तो क्या वो ऐसी किसी जगह पर जाना चाहेगा जहां उसकी सर्जिकल स्किल्स काम आ सके? जिंसू उसे एक्सेप्ट कर लेता है। आवाज उसे रीइंकारनेट होने के लिए 3 ऑप्शंस देती है। एक ऐसी जगह जहां 10 से कम पेशेंट्स हों, दूसरी ऐसी जगह जहां 20 से कम पेशेंट्स हों, या फिर ऐसी जगह जहां बहुत सारे पेशेंट्स हों। जिंसू सोचता है कि उसे रीइंकारनेट होते ही पेशेंट्स को ट्रीट करना है, इसलिए अगर उसे चुनना हो तो बहुत सारे पेशेंट्स वाली जगह बेस्ट रहेगी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइव्स बचा सके और काफी सारे पैसे कमा सके। वो काफी सारे पेशेंट्स वाली जगह चुनता है क्योंकि वो अपनी डॉक्टर की जॉब के प्रति लॉयल रहना चाहता था। इसके बाद आवाज ने उससे काफी और डिसीजंस करवाए। बिना ये जाने कि उसकी चॉइसेस की क्या इंपॉर्टेंस है, वो ऑप्शंस चुनता गया। आवाज ने उसे कहा कि चॉइसेस सक्सेसफुली पिक्ड हो चुकी हैं और फिर उसे अपनी अच्छी नई लाइफ के लिए विश करती है। जिंसू उस आवाज से पूछता है कि वो कौन है, कोई एंजल या फिर कोई कंप्यूटर सिस्टम। उसे कोई जवाब नहीं मिलता और तभी उसके सामने एक वाइट पोर्टल ओपन होने लगता है। वो पोर्टल उसे अपने अंदर खींचने लगा और देखते ही देखते वो उस पोर्टल में पूरा समा गया। किसी दूसरे वर्ल्ड में जमीन पर गिरा एक बंदा होश में आने लगता है। जमीन से उठ बैठते हुए जिंसू सोचने लगा कि क्या वो सही में रिइंकारनेट हो गया है? उसे काफी दर्द हो रहा था। उसने जब अपनी छाती पे देखा तो वहां एक गहरा घाव था। वो घाव अपने आप हील होने लगता है। वो खुश होते हुए चल पड़ता है और कहता है कि उसका रीइंकारनेट होने का डिसीजन सही था। तभी सामने से काला धुआं उठता देख वो चौंक जाता है। उसने अपने चारों ओर का नजारा देखा तो एक भयानक सीन उसकी आंखों के सामने था। घरों में आग लगी हुई है और चारों तरफ घायल और मरे हुए लोग पड़े हैं। काफी लोग दर्द और दुहक के मारे चिल्ला रहे थे। जिंसू सोचने लगा कि क्या ये कोई बैटलफील्ड है? उसका सिर अचानक तेज दर्द से फटने लगा। उस शरीर के ओरिजिनल ओनर की यादें उसके दिमाग में आने लगीं। अब उसे सब कुछ साफ हो चुका था। वहां पर लगे फ्लैग्स देखकर वो समझ चुका था कि वो अब 3 किंगडम्स के एरा में रिइंकारनेट हो चुका है। और ऐसे ही 3 किंगडम्स के वर्ल्ड में एक मॉडर्न डॉक्टर की नई लाइफ शुरू हो गई। एक ऊंची चट्टान से नीचे जलते हुए गांव को देखकर जिंसू ने तुरंत वहां जाने का फैसला लिया। उसे जलती हुई झोपड़ियों और बिखरे हुए मलबे के बीच घायल लोगों की कराहटें सुनाई दे रही थीं। वो सोचने लगा कि आखिर यहां हुआ क्या था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि मुश्किल से जिंदा था और मदद के लिए चिल्ला रहा था। जिंसू तुरंत उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उस आदमी को अपने पेट पर से हाथ हटाने को कहा क्योंकि वो उसके घाव देखना चाहता था। वो आदमी उससे खुद को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगा। जिंसू सोचने लगा कि मेडिकल ग्लव्स तो छोड़ो, उसके पास हाथ साफ करने के लिए पानी भी नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में होता तो सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं होती। तभी एक आदमी उसे यंग मास्टर कहते हुए उसकी ओर भाग के आने लगता है। वो हाँफते हुए पूछता है कि क्या यंग मास्टर वोनहुआ ठीक है? दरअसल इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर का नाम वोनहुआ था। वोनहुआ उस आदमी को वांग कह के बुलाता है और मुस्कुराते हुए पूछता है कि क्या वो भी ठीक है? वांग उसका हाथ पकड़ते हुए वरीड होकर पूछने लगा कि इस पर इतना सारा ब्लड क्यों लगा है? क्या वो घायल है? वोनहुआ उसे कहता है कि ये उसका ब्लड नहीं है। फिर वो उसे जल्द से जल्द कोई कुआं ढूंढकर कुछ साफ पानी और साथ ही कुछ नीडल्स और थ्रेड्स लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसकी टोन सुनकर वांग सरप्राइज्ड होते हुए पूछने लगा कि वो इतना पोलाइटली क्यों बात कर रहा है। वोनहुआ उसे फिजूल की बातें छोड़कर जल्दी अपना काम करने को कहता है। वांग भागते हुए वो चीजें लेने के लिए जाने लगा। वहीं वोनहुआ अभी भी झिझक रहा था। अगर यह हॉस्पिटल होता तो वो पहले एनेस्थीसिया देकर अच्छे से चेक करता और बाद में इलाज करता। लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके पास खुद के हाथों से सब कुछ चेक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। उसके हाथ कांपने लगे और उसके मन में सेल्फ डाउट ने जगह बना ली। लेकिन सामने एक व्यक्ति मौत के कगार पर था और वह जानता था कि ये डरने का टाइम नहीं है। उसने खुद को भीतर ही भीतर संभाला और अपने डिटर्मिनेशन को बढ़ाया। कॉन्फिडेंस से अपनी बाजू ऊपर चढ़ाते हुए वोनहुआ घायल आदमी की हालत चेक करने लगा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि अगर ब्लड की वजह से एयर पैसेज ब्लॉक हो गया तो सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाएगी। और चूंकि उसके पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं था तो वो स्टमक के अंदर देख भी नहीं सकता। उसे अब अपने खुद के हाथों से ही इमरजेंसी असिस्टेंस देनी पड़ेगी। उसने अपना हाथ स्टमक के अंदर डाला और चेक करने लगा। एब्डोमिनल एओर्टा और एसएमए बिल्कुल ठीक थे। बड़ी आर्टरीज भी ठीक ही थीं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कोई कट नहीं लगा था।
लेकिन तभी कुछ फील करके वो चौंक गया। उस आदमी के लार्ज इंटेस्टाइन में कट लग चुका था। इसकी वजह से उसके पेट में इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। उसे सबसे पहले जमा हुआ ब्लड बाहर निकालना होगा। तभी उसे वांग की आवाज सुनाई दी। वांग कुछ विलेजर्स के साथ एक बड़े टब में पानी और बाकी सामान लेकर आ चुका था। वोनवा उसे कुछ साफ कपड़े के टुकड़े लाने को बोलता है, जिसे सुन वांग भाग के जाने लगा। तभी एक लड़की ने उसे नीडल और थ्रेड दिया। वोनवा उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसने इतनी मोटी नीडल एक्सपेक्ट नहीं की थी। थ्रेड भी कई सारे छोटे थ्रेड्स को मिला के बनाया गया था। उसे इस टाइम की लिमिटेड ट्रीटमेंट सुविधाओं का एहसास हुआ। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वो बिना ट्राई किए उस आदमी को मरने नहीं दे सकता। वो उस एंजल को कोसने लगा कि अगर उसने उसे ऐसी जगह रीइंकारनेट किया तो कम से कम कुछ टूल्स भी दे ही देता। उसने टब में से एक बाल्टी भर के पानी निकाला और उस आदमी के घाव को साफ करने लगा। बाद में उसने संभल कर इंटेस्टिन्स को सही जगह पर सेट किया और फिर संभलते हुए टांके लगाने लगा। लेकिन बीच में ही अचानक उसकी नीडल टूट गई। ये देख के वो इरिटेट हो गया, लेकिन फिर भी जैसे तैसे टांके लगाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद आखिरकार टांके लग ही गए। वो थक कर बैठते हुए सोचने लगा कि उसने खुद से जितना हो सके उतना कर दिया है। टांके भी उसने जितना सोचा था उससे बेहतर लगे थे। तभी एक औरत दौड़ते हुए उसकी तरफ आने लगी। वो उस आदमी से गले लगकर रोने लगी। वो कह रही थी कि वो अकेली कैसे जिएगी। तभी पीछे से वोनवा उसे चिंता ना करने को कहता है। उसने कहा कि ट्रीटमेंट स्मूथली हो गई है, इसीलिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका हस्बैंड बच जाएगा। इस बात पर वो औरत भी सरप्राइज थी। वो पूछने लगी कि पेट कट जाने के बाद भी वो बच सकता है। उसने वोनवा से पूछा कि क्या वो एक फिजिशियन है। वोनवा ने मुस्कुराकर हाँ में जवाब देते हुए कहा कि उसने मेडिकल आर्ट्स की स्टडी की है। इसके बाद उसने कुछ और बंदों का भी सक्सेसफुली इलाज किया। वो एक बंदे के पेट पर लगा कट भी पहले की तरह ही ठीक करने लगा। वो उसे थोड़ी देर और सहने को कहता है, लेकिन तब तक वो आदमी खत्म हो चुका था। ये देखकर वो काफी निराश था। उसने उस आदमी की आंखें बंद की और उसे न बचा पाने के लिए काफी उदास हो गया। लेकिन फिर वो डिटर्मिनेशन के साथ खड़ा हो गया। उसने डिसाइड किया कि वो और लोगों को बचाने की भी पूरी कोशिश करेगा। ऐसे ही शाम हो गई। वोनहवा और वांग घर की ओर जाने लगते हैं। वांग गुस्से से कह रहा था कि वो बैंडिट्स मरना डिजर्व करते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि यंग मास्टर को कोई चोट नहीं लगी है। वोनहवा उसकी बात में हामी भरता है, लेकिन वो मन ही मन कह रहा था कि उसका यंग मास्टर तो कब का मर चुका है और अब दूसरी स्पिरिट उसकी बॉडी में आ गई है। फिर वो वांग से पूछता है कि अब जबकि सोल्जर्स को भेज दिया गया है तो बैंडिट्स का खात्मा भी हो ही जाएगा, है ना? वांग कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। क्या उसे लगता है कि सोल्जर्स बैंडिट्स को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालेंगे? और वैसे भी अगर ये इतना डेंजरस ना होता तो भी वो लोग कुछ देर तक फाइट करने का प्रिटेंड करते और फिर रुक जाते। रूमर्स तो ऐसे भी है कि बैंडिट्स उन सोल्जर ऑफिशियल्स को रिश्वत देते हैं। वोनहवा पूछने लगा कि क्या सही में ऐसा होता है? वो सोचता है कि ऐसा कुछ होने के लिए ये वर्ल्ड कितना करप्ट और क्रूल होगा। वो समझ गया कि इतिहास में येलो टर्बन रिबेलियन क्यों हुआ था। तभी उसके दिमाग में कुछ खटका। अगर टाइम के हिसाब से देखा जाए तो उसे महसूस हुआ कि रिबेलियन का टाइम निकट आ रहा है। उस रिबेलियन में बस कुछ ही साल बचे हैं। वो सोचने लगा कि पूरे चाइना में कोई भी जगह बिना वॉर के नहीं है। वो कहीं भाग भी नहीं सकता। वो उस एंजल को कोसते हुए कहने लगा कि ये सब उसकी गलती है। वही वांग उसे पूछने लगा कि क्या वो उसके बारे में बात कर रहा है। वोनहवा ने कहा कि नहीं, वो किसी और के बारे में बात कर रहा है।